हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 तारीख से जो है हमारी ये बिहार की स्टेट की जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो रहा है और ये एग्ज़ाम आपका जो है सीबीटी के माध्यम से होने वाला है। मतलब ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको हम सीबीटी बोलते हैं, उसके माध्यम से होने वाला है। और आपका ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है। इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो है 150 नंबर का पेपर आपका होता है। अब इसमें देखिए, जो क्लास 11वीं 12वीं में भूगोल ले रहे हैं ये उनके लिए क्लास है और आज ये हमारी पहली क्लास है। अगर आप सभी का जो है सपोर्ट अच्छा रहा तो हम आगे अन्य भी सब्जेक्ट की जो है क्लासेज आपके लिए लेकर आएंगे, चाहे वो भूगोल हो, इतिहास हो, इसके अलावा आपका साइंस से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट का हो, हम सभी आपको कराने का प्रयास करेंगे। तो हम जो है सीधे सीधे अपने सवालों की तरफ चलेंगे और अपना जो है टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो है बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक जो है ये स्टेट का जो है एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है तो मैं उसका भी लिंक आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी वीडियोज़ के। वहाँ पर आप जाके अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम जो है अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और हम जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है और अभी जो है मुख्यतः ये सवाल हमारे जो होने वाले हैं ये भौतिक भूगोल से होने वाले हैं। तो आपसे पहले सवाल में क्या कहा जा रहा है कि सौर तंत्र जो है किस प्रकार का तंत्र है। अब यहाँ पर आपको जो है बीपीएससी टीआरई 2 में भी जो सवाल आए हैं वो भी दिख जाएंगे। इसके अलावा जो ये स्टेट में 2023 में आपका स्टेट हुआ था उससे भी संबंधित सवाल आपके मिल जाएंगे। तो आप इस सेशन को स्किप मत करिएगा, सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कह रहा है कि जो है आपका सोलर सिस्टम है ये आपका किस प्रकार का तंत्र है। सौर तंत्र जो है ये किस प्रकार का तंत्र है, तो ये आपका एक जो है क्लोज सिस्टम है, ठीक है, बंद तंत्र है। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये सवाल आपका टीआरई 2 के एग्जाम में पूछा गया था 26/8/2023 को और 11वीं 12वीं के एग्जाम में। देखिए, सौर तंत्र बंद तंत्र के अंतर्गत आता है और हमारे सौर मंडल में सूर्य जो है एक तारा है, याद रखिएगा, सूर्य एक तारा है और 8 ग्रह जो है उपग्रह, लाखों छोटे पिंड और जैसे क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े, एस्टेरॉयड, धूमकेतु बृहत मात्रा में धूलिकण व गैसें हैं। इनमें 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 ग्रह आपके बृहस्पति, शनि, अरुण या वरुण जो है ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह को जो है पार्थिव ग्रह भी कहते हैं और लास्ट के जो 4 हैं उनको हम जोवियन प्लेनेट भी कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो इंटरनल प्लेनेट हैं, जो आपके पहले 4 ग्रह हैं, ये जो है ठोस से बने हुए हैं और बाहरी के जो 4 ग्रह हैं जिसमें आपका बृहस्पति, शनि, अरुण या वरुण जो है ये गैसीय अवस्था में है और ये गैस से बने हुए हैं। तो आप सभी लोग इसको जो है याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि पृथ्वी की जो है उत्पत्ति से संबंधित इमैनुअल कांट के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। देखिए, बिहार स्टेट में ये पूछा गया था 15/9/2023 में, ठीक है, बिहार स्टेट में शिफ्ट 1 में ये पूछा गया था, याद रखिएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित इमैनुअल जो है कांट के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसे हम गैसीय परिकल्पना कहते हैं, ठीक है, गैसीय परिकल्पना कहते हैं। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में गैसीय परिकल्पना वायव्य राशि परिकल्पना का जो है प्रतिपादन किया था, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी। इसमें जो है प्रारंभ में इस मत की सराहना हुई, परंतु बाद में इसे जो है तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया क्योंकि यह मत गणित के गलत नियमों पर कल्पित किया गया था। निहारिका परिकल्पना फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास द्वारा 1796 में ईस्वी में प्रतिपादित किया गया, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बिहार स्टेट 15/9/2023 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के तत्वों में किनका जो है घनत्व सबसे अधिक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के तत्वों में जो है किसका घनत्व जो है सबसे अधिक है, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो है निकल और फेरियम या निकल और फेरस मिल जाएगा, याद रखिएगा। डी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि नीफे जिसको हम बोलते हैं इसमें निकल और जो है फेरस होता है, तो इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में निकल और फेरियम तत्वों का घनत्व जो है सबसे अधिक है और यह सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत है, ठीक है।
यह परत कठोर धातुओं से बनी है जिस पर इसका जो है कारण इसका घनत्व जो है अधिक है तथा व्यास जो है 4300 मील या 6880 किलोमीटर के लगभग है। फेरियम लोहे का ही रूप होता है। इस प्रकार पृथ्वी के अंतरिम कोर में लोहे की उपस्थिति से यह पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है और इससे पृथ्वी की स्थिरता भी प्रमाणित होती है। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि सम स्थिति से संबंधित जड़ संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। सम स्थिति से संबंधित जो है जड़ परिकल्पना जो है या संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, तो ये आपका हो जाएगा एरी। ठीक है, एरी ने प्रस्तुत की थी। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और ये भी सवाल आपका जो है बिहार स्टेट में ही पूछा गया था। बिहार स्टेट में 15/9/2023 में पूछा गया था। आप लोग आंसर भी देख पा रहे होंगे। सम स्थिति से संबंधित जड़ संकल्पना एरी महोदय ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। इन्होंने हिमालय का उदाहरण देते हुए बताया कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता। वास्तव में अधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित होता है। उन्होंने सर्वप्रथम इस मत का सुझाव दिया कि पृथ्वी की क्रस्ट या परपटी सबसे जो है अधिक घनत्व वाले आधा स्तर में तैर रही है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रहा है और इस प्रकार हिमालय भारी ग्लासी मैग्मा में तैर रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। ये भी बिहार स्टेट का ही जो है प्रश्न है। 15/9/2023 को आपसे पूछा गया था। देखिए भूकंप की उत्पत्ति के स्थान के लंबवत धरातल पर जो है स्थान पर क्या कहा जाता है। भूकंप की उत्पत्ति के स्थान के लंबवत जो है धरातल पर जो केंद्र स्थान होता है या धरातल पर जो स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। इसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। मान लीजिए ये आपका जो है पृथ्वी है और यहाँ पर जो है यहाँ नीचे जो है भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, तो इसके ऊपर जो आपका भूपरपट्टी पर जो चीज़ दिखाई देगी पृथ्वी पर, तो ये पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये पॉइंट आपका जो है ये अधिकेंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये रेड वाला पॉइंट जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ ये आपका अधिकेंद्र हो जाएगा। ये बिहार स्टेट में ये सवाल आपका पूछा गया था, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। भूकंप की उत्पत्ति के स्थान के लंबवत धरातल पर के जो स्थान होते हैं उसको जो है अधिकेंद्र कहा जाता है और अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है और भूकंप का उद्गम केंद्र फोकस कहलाता है। इसे अवकेंद्र हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। आगे देखिए पर्वत निर्माण से संबंधित कौन सा सिद्धांत कोबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये भी देखिए बिहार स्टेट का सवाल है 15/9/2023 का। तो कौन सा जो है सिद्धांत जो है कोबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, पर्वत निर्माणक जो है भूसन्नति सिद्धांत जो है ये कोबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रसिद्ध जर्मन विद्वान कोबर ने पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इनका सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित है। पृथ्वी ने संकुचन शक्ति होने से उत्पन्न बल से अग्रदेशों में गति उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरित होकर संपीड़नात्मक बल के कारण भूसन्नति का मलबा वलित होकर पर्वत का रूप धारण करता है। और जहाँ पर आज पर्वत है वहाँ पर पहले भूसन्नतियाँ थीं जिन्हें कोबर ने निर्माण स्थल बताया है। इन भूसन्नतियों के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड थे जिन्हें कोबर ने कैट्रोजन बताया है। याद रखिएगा इन्होंने क्या कहा, जो दृढ़ भूखंड थे उनको इन्होंने कैट्रोजन कहा है। देखिए आगे आपसे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भूदृश्य संरचना और प्रक्रम एवं अवस्था का फल है। वाक्य की रचना जो है कृष्ण की है। भूदृश्य संरचना जो है प्रक्रम एवं अवस्था का फल है और यह वाक्य जो है मुख्यतः यह पूछ रहा है कि यह वाक्य जो है ये किसका है। तो ये वाक्य जो है ये विलियम मॉरिस डेविस का है। ठीक है, WM डेविस का है, जिनको हम विलियम मॉरिस डेविस कहते हैं। ये भी आपका बिहार स्टेट 15/9/2023 का ही सवाल है। देखिए भूदृश्य जो है संरचना प्रक्रम व अवस्था का फल है और इस वाक्य की रचना किसने की थी, तो विलियम मॉरिस डेविस ने की थी, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि इन्होंने सर्वप्रथम 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया और बताया था कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। इस तरह उन्होंने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिवेश में किया है। उन्होंने बताया कि स्थलों के निर्माण एवं विकास दर संरचना प्रक्रम अपर्दन के कारक तथा समय जो है का प्रभाव होता है। आगे देखिए भूकंप सबसे अधिक किस क्षेत्र में आता है, ये आपको बताना है। बिहार स्टेट 15/9/2023 में शिफ्ट 1 में ये सवाल पूछा गया था। तो भूकंप सबसे ज़्यादा जो है ये आपका प्रशांत महासागर में आता है। ठीक है, प्रशांत महासागर में आता है। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा।
देखिए प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में अधिक संख्या में भूकंप अंकित किए जाते हैं। विश्व का यह सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है जहां पर समस्त ग्लोब के 63% भूकंप आते हैं। जब किसी ज्ञात या अज्ञात बाह्य अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन पैदा हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी हैं? तो विषुवत रेखा के समांतर हैं या देशांतर के समांतर हैं या विषुवत रेखा के ऊर्ध्वाधर हैं या इनमें से कोई नहीं। अब आपसे पूछ रहा है, आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये आपका ग्लोब हो गया, ठीक है, ये आपका ग्लोब हो गया। तो आप सभी लोगों ने देखा ही है कि अगर यहाँ से जो है विषुवत रेखा आपकी खींच दी जाए। देखिए अगर यहाँ से जो है विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब देखिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, हमारी अक्षांश रेखाएं वो कैसी होती हैं? तो इसके जो है समांतर होती हैं। ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये हमारी जो होती हैं ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। याद रखिएगा, ये हमारी जो है वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। और अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें, तो हमारी देशांतर रेखाएं, ये खड़ी हुई रेखाएं जो होती हैं ये हमारी देशांतर होती हैं। मुख्यतः ये ऐसे होती हैं, ध्रुवों को ध्रुवों से मिलाती हैं। याद रखिएगा, ये जो है वो ध्रुवों को ध्रुवों से मिलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस हिसाब से हमारा विषुवत रेखा के समांतर जो होगा, ये हमारा पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति जो है सभी समांतर वृत्तों को जो है अक्षांश रेखाएं कहते हैं। याद रखिएगा। और अक्षांशों को अंश में जो है मापा जाता है। और यह एक जो है काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी? तो ये विषुवत वृत्त जो है, ये जो है विषुवत रेखा जो है ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। और इसे हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश जो है शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। और विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और इसके नीचे की तरफ अगर जितनी भी दक्षिण दिशा में रहती हैं, इसको हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। याद रखिएगा। आगे देखिए, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है, ये आपको बताना है, ठीक है। जो हमारी जो है गैलेक्सी है जिसका नाम है आकाशगंगा या जो है मंदाकिनी हम जिसको कहते हैं, ठीक है, इससे जो है सबसे समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है ये आपको बताना है। और ये आपका जो है बीपीएससी टीआरई 2 में सवाल पूछा गया था 11वीं 12वीं के एग्ज़ाम में। देखिए तो जो हमारे एंड्रोमेडा है, ठीक है, एंड्रोमेडा जो है ये आकाशगंगा के मंदाकिनी के सबसे पास वाली जो है दूसरी गैलेक्सी है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारी आकाशगंगा जिसका क्या नाम है, मंदाकिनी हम कहते हैं। और इसमें जो है इसे जो है सर्वाधिक समीप स्थित जो है गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। यह सौरमंडल से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसकी संरचना हमारी मंदाकिनी के ही समान है। एंड्रोमेडा में सघन केंद्र तथा घूर्णनशील भुजाएं स्पष्ट हैं। इसमें की तारों की संख्या जो है, इसमें तारों की संख्या हमारे आगे देखते हैं, हमारे मंदाकिनी से इसमें जो है दुगने तारे आपको देखने को मिलते हैं। लगभग 2 खरब तारे हैं। यह पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखने वाला सर्वाधिक दूर की इकाई है। साइरस या डॉग स्टार रात में आकाश में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। इसका द्रव्यमान सूर्य से जो है 2 गुना है। यह सौरमंडल से जो है 8.6 प्रकाश वर्ष जो है ये आपका दूर है। अर्थात प्रोक्सिमा के बाद दूसरे नंबर का सौरमंडल के सबसे नज़दीक स्थित जो है तारा कौन सा है, तो ये आपका साइरस हो जाएगा, जिसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं। आगे देखिए कह रहा है चट्टानों को दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना कहलाता है। चट्टानों का जो है ताप और ताप के कारण जो है कड़ा होना क्या कहलाता है? देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल आपका पूछा गया था। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है, जब चट्टानों के ऊपर ताप तथा दाब पड़ता है तो ये जो है कायांतरित हो जाती हैं। तो इसे हम मेटामॉर्फिज्म कहेंगे, ठीक है, कायांतरण कहेंगे। इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ए विकल्प सही हो जाएगा। ये बीपीएससी टीआरई 2 में 26/8/2023 को पूछा गया था। देखिए चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना कायांतरण या मेटामॉर्फिज्म कहलाता है। और कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। दाब और आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। और यह शैलें दाब, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन द्वारा निर्मित होती हैं। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, जब भूपृष्ठ से ऊपर उठता और पिघला हुआ मैग्मा भूगर्भीय या भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है, और या जब ऊपरी शैलों के कारण निचले शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतरण होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः जो है क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक शैलों में पदार्थ जो है पुनः संगठित हो जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है कि अपर्दन चक्र की जो है परिकल्पना के प्रतिपादक जो है डेविस किस देश के थे? WM डेविस जो है, आपने जिसको पढ़ा था विलियम मॉरिस डेविस, ये जो है कौन से देश के थे ये आपको बताना
बताना है। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अपर्दन चक्र की परिकल्पना के प्रतिपादक डेविस महोदय अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने संकल्पना में बताया था कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होता है। यह एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। इस तरह डेविस ने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिवेश में किया। जेटी हैक का भूप्राकृतिक सिद्धांत गतिक संतुलन के नाम से जाना जाता है और इनका गतिक संतुलन डेविस के भौगोलिक चक्र एवं पिंक के आकृतिक तंत्र की आलोचना और अस्वीकरण से उत्पन्न भाविक अंतराल को भरने का प्रयास किया। देखिए आगे देखिए, अब ये जो है आपका थोड़ा सा 11वीं और 12वीं का लेवल जो है थोड़ा सा टफ रहता है, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही इजी नहीं रहेगा आपके लिए ये स्टेट में जो आपके सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आपको जो है थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। देखिए अगला सवाल जो है हमारा, ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था और यहाँ कहा जा रहा है कि भूस्खलन का प्रमुख कारण है जो लैंडस्लाइड होती है, इसका जो मेन कारण होता है वह क्या होता है। तो इसका जो प्रमुख कारण होता है वो आपका क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक से ज़्यादा हो जाएगा। ढाल भी होती है वहाँ पे और जल योजन भी होता है। जब पानी भी बहता है तो इसके साथ भी जो है आपके जो है ये जो है कट जाते हैं आपकी मिट्टी और लगातार जो है ये काफ़ी बड़ी मात्रा में आकर नीचे गिरती है। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। एक से ज़्यादा विकल्प यहाँ पर सही हो रहे हैं और एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा और जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए भूस्खलन की क्रिया में शैल तथा शैलचूड़ गुरुत्वाकर्षण के बल जो है के कारण जो है खिसक कर ढाल से नीचे गिरती हैं। इसमें जो है आपका ढाल भी जो है एक प्रमुख रीजन है और गुरुत्वाकर्षण भी है, याद रखिएगा। और कभी कभी जो है जब बारिश होती है तब भी जो है आपका लैंडस्लाइड होता है। देखिए भूस्खलन ढालों पर सड़कें निर्माण, अतिचारण, निर्वनीकरण तथा अवैज्ञानिक दृष्टि के कारण भी होता है। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र और अविगम्य संचलन होता है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं और असंलग्न वृहद का आकार, आकृतिक शैल में अनिरंतरता, प्रकृति क्षरण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर भी जो है ये लैंडस्लाइड आपका निर्भर करता है। आगे देखिए पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी स्तर क्या कहलाती है। पर्वत शिखर पर जो है मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती है, तो ये आपका इसको हम कहते हैं फेल्सन मीर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फेल्सन मीर कहते हैं। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये भी आपका जो है बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। देखिए पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह फेल्सन मीर कहलाती है और फेल्सन मीर का अर्थ चट्टानों का समुद्र। फेल्सन मीर का निर्माण अत्यधिक ठंड गतिविधि के कारण होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है ऊष्मा का जो है आंतरिक स्रोत क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, प्राथमिक स्रोत क्या है। तो बीपीएससी टीआरई 1 में ये सवाल आपका पूछा गया था 11वीं 12वीं के एग्जाम में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके हो जाएगा, रेडियो धर्मिता का क्षय। तो ये आपका ए विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत जो है ये रेडियोधर्मी पदार्थों का स्वतः विखंडन होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से जो है केंद्र की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती है। ज्वालामुखी उद्गारों और गर्म जल के झरनों से इस बात की भी पुष्टि हो जाती है। साधारणतः पृथ्वी के धरातल से नीचे जाने पर जो है 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री जो है सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। आगे देखिए कह रहा है क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूमना बंद कर दे। क्या होगा यदि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमना ही बंद कर दे। ठीक है, तो क्या होगा, आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कोई मौसम नहीं होगा, या एक तरफ पूरा दिन होगा, या पृथ्वी का वातावरण गायब हो जाएगा, या जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है जब पृथ्वी घूमेगी ही नहीं तो एक तरफ जहाँ पर दिन रहेगा वहाँ पर दिन ही रहेगा और जहाँ पर रात रहेगा वहाँ पर रात ही रह जाएगा। याद रखिएगा पृथ्वी के पर जो दिन रात होता है वह आपका जो है पृथ्वी के जो घूर्णन के कारण ही होता है। जो साइड पर सूर्य के जो है सामने रहता है वहाँ पर दिन होता है और इसके विपरीत जो पीछे होता है वहाँ पर रात होती है। तो ऐसे जब पृथ्वी अगर घूमना ही बंद कर देगी तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जो है एक तरफ दिन ही रह जाएगा और एक तरफ जो है हमेशा रात ही रह जाएगी। देखिए यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो सूर्य की तरफ वाले भाग में जो है हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, जबकि दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। पृथ्वी का अपने अक्ष
अक्ष पर घूर्ण न करने की दशा में मौसम तो होगा, लेकिन मौसम में परिवर्तन आ जाएगा और साथ ही साथ पृथ्वी का वातावरण भी बना रहेगा। आगे देखिए, हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है? हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम जो है लोएस कहते हैं। ठीक है, लोएस कहते हैं। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 1 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, हवा द्वारा उड़ाई गई धूलों और तलछटों और चिकनी मिट्टी के निक्षेप से बनी निर्मित जमाव से बना उपजाऊ मैदान को लोएस कहा जाता है। लोएस का सर्वप्रथम अध्ययन एक जर्मन विद्वान फॉन रिस्टोफेन द्वारा उत्तरी पश्चिमी चीन में किया गया था। पवन का निक्षेपण कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस कार्य द्वारा बालिका स्तूप और लोएस का जो है निर्माण किया जाता है। अगला सवाल देखिए, वलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? वलित पर्वत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा, कह रहा है कि वे संपीड़न विवर्तनिकी बलों के प्रभाव में बनते हैं। यह वलित पर्वत में जो है गहरी घाटियाँ तथा पिरामिड नुमा शिखर बनते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि जो है पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय अवसादी या कायांतरिक चट्टानें पाई जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि जो है 1 और 2, 2 और 3, या जो है 1 और 3। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो आपका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। अब क्यों सही हो जाएगा, मैं ये आपको बताता हूँ एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। देखिए, जब चट्टानों में आंतरिक शक्तियाँ जो है विवर्तनिकी या संपीड़न द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे हम मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। और वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे एवं सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं, जिनका विस्तार प्रायः हर महाद्वीप में पाया जाता है। जैसे हिमालय, रॉकी, एंडीज और एटलस आदि पर्वतों के प्रमुख उदाहरण जो है आपके वलित पर्वत के हैं। इन पर्वतों में गहरी घाटी तथा पिरामिड नुमा शिखर भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ इन पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय अवसादी और कायांतरित रूपांतरित चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है आपके जो तीनों विकल्प दिए गए थे, ये तीनों ही आपके सही हैं, इसीलिए जो है डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैपीज को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है, परिभाषित करता है। ठीक है, लैपीज को परिभाषित करता है। एक छोटे से मध्यम आकार के उथले अवसाद, या इसके अलावा अगर हम बात करें सतह से पानी टपकने के कारण बनने वाला स्थल रूप। लैपीज क्या होता है, तो ये आपका जो है तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित जो है सतह होती है, इसे हम लैपीज कहते हैं। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, लैपीज में तेज शिखर, खांचों और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह भी पाई जाती है। चूने के पत्थर वाली चट्टानों में के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर और नीचे विचित्र प्रकार की स्थल रूपों का निर्माण घोलन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। जैसे जैसे लैपीज, ढोलाइन, ढोलरंध्र, पोल्जे या युवाला, इन्हें क्या कहते हैं? जो घोलन प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं स्थल रूप, इन्हें लैपीज, ढोलाइन, ढोलरंध्र और पोल्जे और युवाला कहते हैं। घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक उबड़ खाबड़ तथा असमान हो जाती है। इस तरह की स्थलाकृति को लैपीज कहते हैं। लैपीज के कारण कास्ट या लाइमस्टोन क्षेत्र के ऊपरी सतह इतनी असमान हो जाती है कि उस पर नंगे पैर चलना जो है कठिन हो जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 20 है कि प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई कौन सी है? तो ये आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, 200 फीट से लेकर 300 फीट। ठीक है, 200 फीट से लेकर 300 फीट। और ये भी आपका जो है बीपीएससी टीआरई 1 का सवाल है। तो चाहे एस्टेट वाले हों या बीपीएससी टीआरई वाले हों, ये जो है सेशन उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो 11वीं 12वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखिए, प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई जो है ये 200 से 300 फीट होती है। और प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगे या कोरल जो है पॉलिप इनको कहते हैं, इनके अस्थिपंजरों के समेकन तथा संयोजन के द्वारा होता है। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय आपका महासागरों में पाए जाते हैं और इनको जीवित रहने के लिए कम गहराई की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 200 से 300 फीट की गहराई में ये जो है प्रवाल, अगर इससे ज़्यादा गहराई रहेगी तो ये वहाँ पर मर जाते हैं, क्योंकि जो है इसके बाद सूर्य की किरणें वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं और प्रवालों के लिए जो है ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है। साथ ही साथ प्रवालों के लिए स्वच्छ जल और औसत जो है सागरीय लवणता भी जरूरी है, जो आपकी 27% से 30% होनी चाहिए। तो आगे के सेशन में हम जो है कल देखेंगे। आज का सेशन यहीं तक था और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है सेशन पसंद आया होगा, सवाल पसंद आए होंगे। और इस तरह की और वीडियो के को पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।